नेशनल न्यूज लाइव। दिल्ली की हर खबर, चाहे राजनीति हो या क्राइम। करनाल नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गंगा मैया प्रकट होके या गंगा मैया कभी खत्म नहीं होती। ट्राई सिटी से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। विधानसभा चुनाव में आखिरकार बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। बात राजनीतिक दलों के प्रयास की हो या जनता के विकास की, हर जानकारी को पहुंचाएंगे आप तक। हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली पुलिस के लाख दावों के बाद भी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार शाम स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में बदमाश पीड़िता को करीब 150 मीटर तक अपनी स्कूटी से घसीटते हुए ले गए। तस्वीरें विचलित करने और खौफ पैदा करने की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूटी पर सवार बदमाश एक महिला से मोबाइल स्नैच करते हैं और उसके बाद उसे घसीटते हुए 150 मीटर तक ले जाते हैं। पीड़िता शालीमार बाग इलाके के फोर्टिस अस्पताल में काम करती है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस हर मामले की इसमें जांच कर रही है। ईसाई भाईचारों के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को लेकर अलग अलग गिरजाघरों में अब से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्रिसमस को लेकर ही द ओपन डोर चर्च खोजेवाला की तरफ से और अन्य गिरजाघरों के सहयोग से एक साथ एक शोभा यात्रा मुख्य के पास्टर हरप्रीत दयोल के नेतृत्व में सजाई गई, जो कि खोजेवाल चर्च से शुरू होकर डीसी चौक में कुछ समय की ठहराइयों के बाद शहर के अलग अलग बाजारों के बीच में से होती हुई शालीमार बाग में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा में शामिल संगते की तरफ से भगवान यीशु ईसा मसीह की महिमा का गुणगान किया। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पर ईसाई भाईचारों के लोगों की तरफ से स्वागत किया गया और इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी शोभा यात्रा में हाजिरी लगवाई। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ क्रिसमस के नवे साल दियाँ हरप्रीत सिंह दियोल वालों आप सब जी नूं बहुत बहुत मुबारकां। प्रभु थानू ब्लैस करन। गॉड ब्लैस यू। अज असी सारे कपूरथला शहर के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी के जन्मदिन की खुशी में ये 30वीं शोभा यात्रा सारे पास्टर साहबान के सहयोग के नाल, सारे शहर निवासियों के सहयोग के नाल, सारे प्रशासन के सहयोग के नाल अज 30वीं शोभा यात्रा लेके आए हाँ। ये खुशी का पैगाम, ये खुशी का सुनेहा सारे शहर वासियों को दिंदे आ। सब नूं मुबारकबाद जी। आज क्रिसमस की इस शुभ यात्रा के उत्ते मैं अपने सारे क्रिश्चियन भाईचारे नूं, कपूरथले की जनता नूं ते पंजाब वासियों नूं लख लख वधाइयां दिंदी हाँ। और मैं कहनी हाँ जिद्दां दा इत्थे खुशियां भरिया माहौल है, ये प्रभु यीशु मसीह सब की जिंदगी दे विच हमेशा लई आने वाले समय इदां दा खुशियां वाला माहौल बनाई रखन। इहदे नाल नाल सारिआं नूं मेरियां बहुत बहुत दिल तो शुभकामनावां ते लख लख बधाई। अब खेती में शान की कोई बात नहीं रही, क्योंकि किसान को अब खेती महंगी लगने लगी है। फसलों को मंडी में ले जाने पर कहां किसान को अच्छे भाव की उम्मीद रहती थी, वहीं खाद बीज खरीदते समय अब उनको खाद विक्रेता की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। फसल का जैसा भी भाव मिले, किसान मन से दुखी होकर कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन अब खेती किसान की जब जेब और ज्यादा भारी पड़ने लगी है, किसानों का कहना है कि खरखौदा उपमंडल में किसानों को मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। एपीएन के सामने अपनी बात रखते हुए किसानों ने कहा कि खाद विक्रेता खाद के बैग्स के साथ कीटनाशक दवाओं को जबरदस्ती किसानों को थमा रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाद DAP ले ले, यूरिया ले ले, जिला दवाई बन रहे हैं। जब दवाई ना लिया
खतम पाचे दे हम के करा छोटो पूरा रखे हैं ना गवर्नमेंट साफा मारती की तो ये किसी भी आगले हैं साफ पानी पी कर लागा उड़ा कब और बात जाए अरे कोई कितने करते को ना कितने हो रहा है लोगों कहते हम तो उड़ा हुआ है अब हम मारे फिर खाते हमारे ये तो गेला दवाई बंद है जबरदस्ती जबरदस्ती दे छोटो पूरा हो रहा कोई ना दवाई देते करते ले लिया करता रम जी की पता क्या करते जिम्मेदार क्यों दाना मेरा गांव रोड है मैं यहाँ मंडी में धान बेचने आया और खातर 1.5 महीने से मैं लिखे जा कोई किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दवाई को गेल जबरदस्ती देते हैं इनकार करते हैं तो भाई खाते नहीं है और फिर ये कह उन्होंने कह दे दवाई ले लेगा तो खाते थे और फिर दिन पर दिन लेट होते जा रहे आग पैदावार भी घाट होती और दुकानदार दो जिस दिन खाद की जिस के पास एजेंसी उसी के पास खाद भी है मतलब खाद रखते हैं लेकिन उसके साथ अगर दवाई आप लोगे तो आपको खाद दिया जाएगा। हाँ जी वो दवाई बेचने के आप व्यापार कर रहे हैं खाद में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, दवाई में ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। डुप्लीकेट दवाई रहंगे से दे रहे हैं। पहला था एक खाद का कट्टा ले हैं तो भी 300 से 400 रुपये की दवाई लेनी पड़ती है। बताओ उस दवाई का करेंगे क्या। और सारी मतलब जो सरकार की नेग्लिजेंसी है ना खाद आज तक 1-1.5 महीना हो गया कोई खाद का कट्टा नहीं मिल रहा मेरे को। और गेहूँ दिन पे दिन लेट होने आ रहे अब तक गेहूँ नहीं मिली है। बताओ फिर बाद में खाद काम करेंगे क्या। जबरदस्ती हंगे से सर जो दवाई देते हैं। ऐसा सर हर दुकान पे जाते हैं तो वे कहते हैं पहले दवाई लो उसके बाद खाद की पैकिंग मिलेगी आपको। खाद की तरफ तो बाद में लेते हैं कि भाई खाद के पैसे बाद में लेंगे, लेकिन पहले आप ये 450 रुपये की दवाई है और वो चलो ले लें सर, हम वो दवाई भी ले लें लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है सर, वो डुप्लीकेट दवाई है। मतलब दवाइयाँ चेप रहे हैं आपको, एक चेप रहे हैं सर, अंगे से चेप रहे हैं। अगर आपको खाद बाद में मिलेगा पहले आपने दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लोगे तो खाद मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। कहाँ जाएं हम, बताओ कहाँ जाएं। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रोक लगा दी है कि उसे 50% से अधिक आरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार को इंपीरियल डेटा प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन इंपीरियल डेटा राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे पास ओबीसी का इंपीरियल डेटा है, लेकिन ये दोषपूर्ण है, इसीलिए केंद्र सरकार एक खामी बना रही है जिसे हम प्रकाशित नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति के लिए ओबीसी लोगों को धोखा दे रही है। सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र शासनानं आपल्या परीनं आरक्षण देण्याचा त्या ठिकाणी ओबीसीचा प्रयत्न केला होता, परंतु सुप्रीम कोर्टाने 50% जास्त आरक्षण दिलं जाऊ नये या मुद्द्याखाली तिथे त्याला स्थगिती दिली आहे। परंतु नेहमी सातत्याने आपण बघितलंय की भारतीय जनता पक्षाची मंडळी म्हणते की ओबीसींचा जो काही एम्पिरिकल डेटा आहे हा महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध करावा, परंतु आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं कल्पना आहे एम्पिरिकल डेटा हा राज्य शासनाकडे नसून केंद्र सरकारकडे असतो आणि केंद्र सरकारने सांगितले की तो डेटा आमच्याकडे उपलब्ध आहे, परंतु सदोष आहे आणि सदोष असल्यामुळे आम्ही तो पब्लिश करू शकत नाही, अशा प्रकारची पळवाट ते सांगत आहेत। आणि मग प्रश्न असा येतो की ज्या योजना राबवल्या जातात देशामध्ये, ज्या काही योजना केंद्र सरकारच्या असतात त्या एम्पिरिकल डेटाच्या आधारावरच त्या राबवल्या जातात, म्हणजे मग तुम्ही ज्या योजना राबवतायत त्या सदोष आहेत का, हा देखील प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला आहे। उगाच काहीतरी राजकीय खेळ करावी म्हणून भारतीय जनता पक्ष केवळ मताच्या राजकारणासाठी अशा पद्धतीनं वारंवार खोटं बोलत असतं, दिशाभूल करत असतो आणि संपूर्ण देशाची दिशाभूल ही मंडळी करत आहे। आरक्षण रद्द झालं पण निवडणुका व्हायला हव्यात का की काय? नाही, आरक्षण जर रद्द झालं तर निवडणुका घेण्यात काही उपयोगच नाहीये। आमचं तर म्हणणं आहे की आता ज्या काही निवडणुका आहेत त्या थांबवल्या गेल्या पाहिजे आणि ओबीसींना आरक्षण देऊन पुन्हा नवीन निवडणुका घेतल्या पाहिजे। हिंगोली में इस साल मूसलाधार बारिश से पहले सोयाबीन, उड़द, मूंग, कपास फसल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ था और अब मौसम में आए बदलाव के कारण तुअर की फसल पूरी तरह सूख गई। इसकी भरपाई देने की मांग को लेकर स्वाभिमानी किसान संगठन ने सूखी तुअर की फसल जलाकर नुकसान भरपाई देने की मांग की। हिंगोली जिला क्षेत्र में ज्यादातर किसान को खेती करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण यहां ज्यादातर किसान तुअर की बुआई ज्यादा करते हैं, पर इस साल मूसलाधार बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से इसका मुआवजा कम दिया गया था। मौसम में आए बदलाव के कारण चना और तुअर की फसल पूरी तरह सूख जाने से किसान काफी परेशान हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ यहां के किसानों को अब तक सोयाबीन की फसल बीमा कंपनी की ओर से नुकसान भरपाई नहीं दी गई। इस कारण आज स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से सूखी तुअर की फसल जलाकर सरकार से नुकसान भरपाई देने की मांग की है। मागील वर्षापासून एकतर शेतकऱ्यांवरती असा काही दुष्काळ येऊन ठेपला की जी सोयाबीन होती ती गेली, उडीद मूग कपाशी गेली आणि राहिलेली तूर या निसर्गाने आज हिरावून नेली। मात्र शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयाचा विमा भरून या कंपन्या मालामाल झाल्या आणि शेतकरी कंगाल झाला। तरी आम्ही आज या ठिकाणी तूर जाळून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने या सरकारचा पीक विमा कंपन्यांचा निषेध केला की आम्हाला तत्काळ तुरीचा पीक विमा मंजूर करा। कारण आज शेतकऱ्यांची तूर ही पूर्णतः म्हणजे उद्ध्वस्त झालेली आहे। अद्यापही कोणताही कर्मचारी म्हणजे पीक विमा कंपनीचा कर्मचारी किंवा अधिकारी किंवा कृषी विभागाचा कोणताही कर्मचारी अधिकारी या ठिकाणी आमच्याकडे फिरकला नाही। त्यामुळे आमचं शासनाला विनंती आहे की बाबा आज आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलं, उद्या यदा कदाचित जर वेळ आली तर आम्ही भगतसिंगाच्या मार्गानेही रस्त्यावर उतरू। कटिहार के हरिगंज कोरिया टोली के किसी परिवार में बेटी की शादी करनी हो तो सड़क पर ही उसका आयोजन और मंडप सजाया जाता है। सामुदायिक भवन के अभाव में लोगों में दुख और आक्रोश है। ऐसी एक शादी हरिगंज मोहल्ले के कोरिया टोली में हुआ, जिसका आयोजन सड़क पर ही हुआ। सड़क पर ही दुल्हा दुल्हन की मंडप सजाई गई। सड़क के बीचों बीच बने मंडप में ही शादी की पूरी रस्म अदायगी हुई, जिससे यहाँ के लोग अब सांसद और विधायक सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सामुदायिक भवन की मांग कई वर्षों से करने के बावजूद शादी का आयोजन करते चले आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि बड़े ही दुख के साथ सड़क के बीचों बीच मंडप सजानी पड़ती है और सड़क को अतिक्रमण करना पड़ता है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सड़कें काफी व्यस्त मार्गों में हैं। स्थानीय युवा नेता विकास कुमार कहते हैं कि इस परेशानी का हल तभी हो सकता है जब इस मोहल्ले में एक सामुदायिक भवन बना दिया जाए। तो स्थानीय जेडीयू के स्थानीय युवा नेता ने कटिहार के जेडीयू से सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और विधायक सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मांग की है इस इलाके में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए। ये है और यहाँ का कुल आबादी लगभग 6000 है। यहाँ सरकारी ज़मीन रहते हुए नगर निगम का यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह हो या कोई मरनी हरनी हो या कोई जग परिजन हो, वो रोड पे ही करना होता है, क्योंकि आने जाने वाला को भी दिक्कत है। ये रोड मेन है, इधर से रामपारा चल जाता है, इधर से हरिगंज चौक से लेके शहीद चौक, इधर से दुर्गा स्थान, इधर से डीएच कॉलेज। उसके बाद आने जाने वालों को भी दिक्कत होता है। बार बार हम लोग को इधर अगर कोई फंक्शन होता तो रोड पे करना होता है। देखिए, ऐसा इतिहास में हम कभी नहीं देखे थे कि कोई भी शादी रोड पे हुआ और कभी सिंदूरदान रोड पे हुआ। आज एक गरीब घर का बच्चा का शादी हो रहा है, ये रोड पे पंडाल बना हुआ, ये सब देख रहा है और आने जाने वाला तो सैकड़ों लोग देखा है, उससे सब जान रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बुरा बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कमी है इस वार्ड में सामुदायिक एक भवन। अध्यक्ष जी, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्टी से हम जेडीयू से हैं। विकास कुमार मंडल मेरा नाम है। चमोली जिले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थराली विकासखंड के सोलपट्टी के डुंगरी रुईसांड से यहाँ आए दिन भालुओं का लोगों पर लगातार हमला कर घायल करने से यहाँ चारों ओर दहशत फैल गई है। ताजा मामला सोलपट्टी के रुईसांड गांव का है, जहां अपने घर के पास खेत में बागवानी का काम कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग गुदाली राम पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को ग्रामीण और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में जंगली जानवरों के लिए आहार की कमी हो जाने के कारण वे आबादी वाले क्षेत्रों में घुस रहे हैं, जहां पहुंचकर वे लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। ये घटना डुंगरी गांव के रुईसांड तोक की है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक शिक्षक को भी भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके बाद गांव का ही एक युवक अर्जुन को भी भालू ने अचानक घायल कर दिया था, जिसके बाद यहां लोगों में दहशत बनना शुरू हो गई थी। बुधवार को भी यहाँ एक बुजुर्ग लखपत राम को भी भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया था, जिनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। ग्रामीण इस घटना से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि बृहस्पतिवार को अपने घर के पास खेत में बागवानी का काम कर रहे गुदाली राम पर भालू ने अचानक हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इससे यहाँ अब अधिक दहशत लोगों में बन गई है। सोल क्षेत्र के ग्राम सभा रुईसांड एवं डोंगरी ग्राम सभा में लगातार 2-3 महीनों से जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। इसमें जंगली भालू लगातार आए दिन लोगों पर अटैक करते जा रहा है
1 महीने पहले यहाँ पर गुप्तारा में शिक्षक श्री भीम सिंह जी, उसके बाद अर्जुन कुमार और उसके बाद लखपत राम जी और कल गुदाली राम पर भालू ने अटैक किया है। तो हम विभाग से, ये वन विभाग से चाहते हैं कि जल्द से जल्द या तो मारने के आदेश दिए जाए या वन विभाग खुद इसको पकड़े, नहीं तो यहाँ पर आम जन काफ़ी परेशानी में है। लोगों का इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। घास चारा के लिए भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। लगातार जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। तो शासन से और वन विभाग से हमारी ये मांग है कि तुरंत इस प्रकार के जंगली जानवरों को या तो मारने के ऑर्डर दिए जाए और नहीं तो इनको वन विभाग खुद आकर के अपने गिरफ्त में ले। ग्राम सभा विषाण में भालू का आतंक फैला हुआ है, जिसमें कि 4 आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वन विभाग या तो भालू मारने का आदेश दें या अपनी गिरफ्त में लें। हमें चारा घास के लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है तथा बच्चे पैदल स्कूल जा रहे हैं। किसी को जान से मार सकता है। हर्षिल घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं सर्दियां शुरू होते ही यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अभी हर्षिल घाटी में ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हर्षिल घाटी में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे हर्षिल घाटी की नदी नाले और झरने जम गए हैं, जिसे गंगोत्री हाईवे के आसपास पहाड़ियों पर जमे पानी कांच की तरह अलग अलग स्वरूप में दिख रहे हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उबला टगनौर क्षेत्र में ठंड का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर रात के समय -, डिग्री में तापमान जा रहा है और पानी भी जमना यहाँ शुरू हो चुका है और पाइपों में सुबह के टाइम पे पानी नहीं आ रहा है, पूरा जमा हुआ है। और यहाँ लोग अभी इस टाइम पे दिसंबर के महीने में प्रोनिंग का टाइम होता है और लोग सुबह के टाइम पे बगीचों में प्रोनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ही सूखी और सर्द हवाएं चल रही है। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर से हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था कटास राज के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान कटास राज के साथ दूसरे मंदिरों के दर्शन कर जत्था अटारी रास्ते से भारत वापस आएगा। जत्थे के लीडर ने जत्थे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत की तरफ से वीजा प्रणाली सही होनी चाहिए, जिस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 90 के करीब श्रद्धालु इस बार पाकिस्तान गुरुधामों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। 23 तारीख को जत्था वापस भारत आएगा। अपना नाम बता के जी। विजय कुमार शर्मा, टाटा नगर झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से। सर केड़ी जगह जा रहे हो जो जत्था आज हिंदू जत्थे जा रहे हैं पाकिस्तान? जी, हमारा ये टाटा नगर से 17 यात्रियों का जत्था है और टोटल भारतवर्ष से 107 यात्रियों का जत्था पाकिस्तान में स्थित हमारे कटास राज भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा ही पावन और पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान विराज रहे हैं कटास राज में। और ये जत्था आज सुबह बॉर्डर क्रॉस करेगी, अटारी बॉर्डर। सुबह हम लोग वहाँ क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे। जी, हमारे यहाँ से 107 यात्रियों का जत्था जो कि अभी तक नामित है। जी, तो पासपोर्ट आपको कब मिला? जी, पासपोर्ट सब मिल गए हैं और वीज़ा सब मिल गए हैं। वो 2 दिन पहले हमें सभी प्राप्त हो गए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आनंदपूर्ण ये यात्रा चल रही है, उल्लासपूर्ण, आनंदपूर्ण और पूरे प्रफुल्लित हैं हमारे पूरे जो यात्री हैं, तीर्थयात्री बड़े आनंद के साथ, पूरे मगन के साथ जा रहे हैं। जी, कहाँ से ये जत्था रवाना हो रहा है? जी, ये अभी तो अमृतसर के बाघा बॉर्डर से हम लोग अटारी बॉर्डर होते हुए बाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे और ये लाहौर में वहाँ जाएंगे ननका साहब को। वहाँ से फिर हम लोग कौन सी जगह से दर्शन करने जाओगे? जी, वहाँ पे हमारे 2-3 स्थान जो पवित्र स्थान है। हमारे राधे कृष्ण टेम्पल है, ननका साहब गुरुद्वारा है, फिर कटास राज में भगवान शिव का है। तो ये सारे स्थल का हम लोग दर्शन कर पाएंगे। जी, उधर जो मंदिरों को जो तोड़ा गया था उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, विषय में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जी, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती है। हम आस्था के साथ, पूरे धर्म के साथ और पूरे विश्वास के साथ, भगवान के श्रद्धा के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा यही मनसा है कि भगवान का दर्शन बड़ा ही सुगमता से। वापसी कब? जी, वापसी 23 दिसंबर को हम लोग यहाँ फिर वापस आएंगे अमृतसर और यहाँ से फिर अपने स्थान को, घर को जाएंगे। जी।
अमृतसर एयरपोर्ट गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज यात्रियों की खासा परेशान होना पड़ा। आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेज सिस्टम खराब होने की वजह से अमृत से उड़ने वाली 24 उड़ानें रद्द कर दी गई। 3000 से ज्यादा यात्रियों को ठंड के मौसम में परेशान होना पड़ा। अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज उड़ने वाली 24 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 9 उड़ानों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के मुताबिक वे सुबह से एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। इसी तरह दूर दराज से आने वाले यात्री कल रात से ही अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। उनकी आज सुबह की फ्लाइट थी, लेकिन आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेंज खराब होने के कारण उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अपना नाम दस दिओ, किहड़ी जगह तो ते किहड़ी जगह जाना सी ते की प्रॉब्लम आंदी जी? मेरा नाम हीरा ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਾਣਾ ਇਟਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ 2 ਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਦੇ। ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ? ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਖਰਚਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਨਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੁਬਾਹ। ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਬੱਸ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬੱਸ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਸੁਬਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ। ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? nobody has talked with us। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ? nothing sir। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। इंडिया जी। हाँ जी मैम, अपना नाम बता दीजिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है सारा बता दीजिए। तो किस जगह से हैं आप? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਬਰੋਨਾ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਟ ਆ ਫਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਸ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ। दिल्ली के कोसमोस पब्लिक स्कूल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की अकाउंट की परीक्षा के दौरान छात्रा से लिए गए 2500 रुपए और छात्रा द्वारा दी गई परीक्षा की आंसर शीट बदल दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आ रहा है। यहां 12वीं कक्षा की छात्रा से परीक्षा केंद्र पर फेल करने की धमकी और डरा धमकाकर 2500 रुपए रिश्वत ली गई और रिश्वत भी अध्यापिका द्वारा नगद रूप में न लेकर अपने ही पेटीएम नंबर पर छात्रा से ट्रांसफर करवाई गई और छात्रा की आंसर शीट भी बदल दी गई। यह परीक्षा दिल्ली के कोसमोस पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव में थी। जब इस भ्रष्टाचार के प्रकरण के बारे में कोसमोस पब्लिक स्कूल के अन्य अध्यापकों से पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। पूजा नाम है। क्या नाम है? पूजा। आज क्या था यहाँ पे? अकाउंट्स का पेपर था। अकाउंट्स का? जी। क्या हुआ फिर आज यहाँ पे? हमसे दौरान पैसे लिए गए, मतलब एग्जाम देने के लिए आंसर शीट प्रोवाइड कराने के लिए चेंज की गई।
आंसर शीट चेंज की गई? मेरी आंसर शीट जो भरी हुई थी वो मैंने दी उनको, मैंने पेटीएम करके शीट भरी हुई दूसरी दे दी मैम ने। पेटीएम किसने करवाया आपसे? प्रीति मैम ने। पैसे कितने लिए उन्होंने आपसे? 3500 मांगे थे, 2500 रुपये में फाइनल दिया। तो आपने 2500 रुपये दिए उनको? जी। कैसे दिए उनको आपने? पेटीएम से। आपके पास है पेटीएम नंबर है उनका? हाँ, पेटीएम नंबर बताएंगे ज़रा? नंबर याद नहीं है, मोबाइल नहीं है मेरे। 8851। ये कितने बजे हुआ है आपका? पेटीएम कितने बजे किया आपने? मैंने पेटीएम के 5:16 पे। 5:16 पे? हाँ। आपकी आंसर शीट चेंज करने के लिए उन्होंने जी आंसर शीट चेंज कराई? ऐसे कितने बच्चों की कराई उन्होंने? हमारी क्लास में तो 4 बच्चों की कराई है। 4 बच्चों की कराई है। प्रीति मैडम ही आपकी एग्जामिनेशन इंचार्ज आज एग्जाम लेने वही आई थी आपका? नहीं, हमारी क्लास में पूजा मैम थी। हाँ। वो शीट चेंज करवाती है, वो इसलिए आती है पूछने के लिए कि हेल्प चाहिए मेरे से। पेपर किस चीज़ का था आपका आज? अकाउंट्स का। एनएफ रेल मंडल के कटिहार डिवीजन में नृत्य कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कटिहार मंडल के एडीआरएम कुमार विजय चौधरी ने दो प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कटिहार के एडीआरएम कुमार विजय ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को रेल मंडल के मालीगांव डिवीजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों का मुख्य मकसद सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ाना है। इस राना 17 दिसंबर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आत्मा स्कीम के तहत गांव कारद में खंड स्तरीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह ने शिरकत की। विभाग के सहायक प्रबंधक ओमपाल मलिक ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी, साथ में भूमि की उर्वरकता शक्ति भी बढ़ेगी। इसके साथ ही किसान अपने खेत की मिट्टी की भी समय समय पर जाँच करवाते रहेंगे। खाद की जरूरत के हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खाद भूमि को बंजर बना देता है। उन्होंने कहा कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण कराने के लिए भी प्रेरित किया। आज सर ये एग्रीकल्चर की तरफ से कार्यक्रम है, ये क्या इसका महत्व है, क्या इसके बारे में थोड़ा बताना? आज के दिन सर वैसे भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों को संबोधित करेंगे। वो कृषि के अनेक भाई प्राकृतिक खेती इसकी तरफ ध्यान अग्रसर करवाएंगे। इसी प्रक्रिया में हमारे विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र आर्य जी ने और हमारे एसडीओ साहब डॉक्टर अनिल नरवाल जी ने हमें आदेश दिया कि आप गांव-गांव जाकर ये प्रसार करें और इसका प्रचार करें। हमारा मेन मुद्दा क्या है इस टाइम में, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा चल रहा है, किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। इसके साथ ही इसी प्रक्रिया में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने हर एक गाँव में लगभग हम कैंप लगा रहे हैं। उसमें क्या है कि भाई किसान अपनी मिट्टी की जांच कराए, उससे उसकी लागत कम होगी। रीज़न वो एक्सेस खाद का यूज़ करता है, वो उसे पता लग जाएगा आपकी मिट्टी में इस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में आपने डालनी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल न्यूज लाइव। नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर